Hello everyone, welcome back to our channel Rank Booster Hub and second day class of idioms master class. I hope you all are doing well and आप सभी ने idioms की क्लास 1 ज़रूर देखी होगी और नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें। अगर सीरियस एस्पायरेंट हो तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। आई एम अश्योरिंग यू कि ये क्लास आपकी idioms की अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ज़रूर लेकर जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद नंबर 41। A change of heart means a change in one's attitude or feelings. You can see here, right? So इसका मतलब होता है कि आपके विचारों का अचानक से बदल जाना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कल तक नाइट में मुझे बिल्कुल मोटिवेशन थी कि मैं सुबह 5 बजे उठ के अपना पूरा डे रूटीन अच्छे से फॉलो करूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी, राइट। लेकिन एकदम से जब अलार्म मॉर्निंग में बजा तो मैंने सोचा आज नहीं, कल से शुरू करते हैं। तो ये क्या हुआ, अचानक से मेरा जो हार्ट है वो चेंज हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप किसी काम को करने के लिए सोच रहे हो, पहले आप मना कर रहे थे, फिर आपका अचानक से दिल बदल गया और आप मान गए। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू सेल हिज कार बट ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एट द लास्ट मिनट। वो अपनी कार को सेल करने गया लेकिन लास्ट मिनट पे उसका जो हार्ट है वो चेंज हो गया, उसने अपना आइडिया चेंज कर दिया। सो दिस इडियम इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ हार्ट। ओके, नेक्स्ट, अ चार्ले हॉर्स, इट मीन्स अ पेनफुल मसल क्रैम्प। ये जो सिचुएशन है हम सबके साथ कभी ना कभी ज़रूर हुई है। इसमें क्या होता है कि हम मस्त सो रहे होते हैं नाइट में, सपनों में खोए हुए होते हैं और अचानक से हमारी मसल्स में इतना तेज़ क्रैम्प फील होता है हमें कि ना तो हम बैठ पाते हैं ना ही खड़े हो पाते हैं, राइट। तो ये सिचुएशन जो है इसको बोलते हैं चार्ले हॉर्स सिचुएशन। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक हॉर्स है, इसका नाम चार्ले है। ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो, चार्ले नाम का हॉर्स है जिसके पैर में अचानक से तेज क्रैम्प हो गया है। स्टार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ चार्ले हॉर्स इन माई लेग वाइल आई वॉज जॉगिंग इन दिस मॉर्निंग। मेरे पैर में अचानक से चार्ले हॉर्स की सिचुएशन मुझे फील हुई जब मैं क्या कर रहा था, मॉर्निंग में जॉगिंग कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, a chink in someone's armor. It means a weakness that can be exploited. अब आर्मर जो होता है वो क्या होता है, इट मीन्स कवच। कवच जो कि पुराने टाइम में जो योद्धा हुआ करते थे वो उसको पहन कर जाते थे ताकि उनकी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब, सुरक्षा करने के लिए कवच होता है और उसमें कमज़ोरी आना या दरार आ जाना। अगर आ गई तो क्या होगा, अगर दरार उसमें आ गई तो जान का खतरा हो गया ना। इसका मतलब होता है किसी की एक छोटी सी कमज़ोरी, एक छोटी सी कमज़ोरी जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है किसी भी पर्सन की। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में कोई बॉय है जो सारे सब्जेक्ट्स में टॉपर है और टीचर्स भी उससे इम्प्रेस हैं, लेकिन सबको ये तो पता है कि वो अच्छा सा बच्चा है, टॉपर है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है। अब जैसे ही मैथ्स का टेस्ट उसके सामने आया तो उस भाई का कॉन्फिडेंस क्या हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया और मार्क्स भी डाउन हो गए। तो ये क्या सिचुएशन हो गई, चिंक इन समवंस आर्मर, ये उसकी क्या हो गई, कमज़ोरी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, हिज पुअर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आर द ओनली चिंक इन हिज आर्मर। उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल वीक हैं, तो ये उसके लिए है एक चिंक इन हिज आर्मर सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इट मीन्स अ पर्सन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स इन करेक्टर, लाइक जैसे पेरेंट्स वैसे चिल्ड्रन। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ बिग पीस ऑफ अ ब्लॉक एंड अ चिप ऑफ दैट ब्लॉक, राइट। यानी कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, ओल्ड ब्लॉक है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया टूट कर, लेकिन उस टुकड़े के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल इस बड़े वाले स्टोन जैसी ही होंगी क्योंकि ये पार्ट है इसी का, राइट। इट मीन्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब घर में, हमारे घर में कभी लाइट चली जाए, ठीक है, तो पापा क्या बोलते हैं कि चलो मैं देखता हूँ क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से उनका बेटा भी बोलता है जब कोई प्रॉब्लम हो जाए कि ओके साइड हो जाओ, मैं कर लूँगा सॉल्यूशन इसका। होता है ना कई बार। तो ये जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुई हैं चीज़ें करेक्टर के अंदर उसके, तो इट इज़ कॉल्ड अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। Got it? Example is Rahul is a chip of the old block. He is just as talented as his father. जो राहुल है वो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक है,
क्यों? क्योंकि वो भी बिल्कुल अपने पापा की तरह ही टैलेंटेड है। ओके, नेक्स्ट, अ चिप ऑन वंस शोल्डर, इट मीन्स अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, यानी कि हमेशा बिना किसी बात के गुस्से में रहना, ठीक है, या दिल में मलाल रखना, पुरानी कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाएं जिनसे अभी तक इंसान गुस्सा है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्लास में टीचर ने बस नाम लिया और एक स्टूडेंट तुरंत बोल पड़े कि मुझे ही क्यों बुला रहे हो, इस तरह से बिना वजह के इरिटेटेड रहना, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? अ चिप ऑन हिज शोल्डर। या फिर किसी ने हल्का सा जोक किया और पर्सन सीरियसली ऑफेंड हो गया, है ना, होता है ना, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि मजाक में उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, दिल पे ले जाते हैं उस बात को। तो इस तरह से आप देख सकते हो, पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये पर्सन है और ये चिप इसके शोल्डर पर है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ हैड अ चिप ऑन हिज शोल्डर एवर सिंस ही वॉज पास्ड ओवर फॉर द प्रमोशन, मीन्स कि प्रमोशन ना मिलने की वजह से वो अब तक गुस्सा है, उसने अपने मन में नाराज़गी को रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज अ क्लैरियन कॉल, इट मीन्स एक ज़ोरदार अपील करना या एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर कॉल टू एक्शन, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग अपील जिसके लिए एक्शन लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम हमारे बस 10 डेज़ दूर हों और अभी तक हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हों, फिर एक दिन अचानक से हमारे दिमाग में आता है कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो कुछ होना नहीं है अब, है ना। तो ये सिचुएशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, फ़ोन को साइड में रख के अपना पढ़ने बैठ जाते हैं तुरंत। तो ये क्या हुआ, एक क्लैरियन कॉल हुआ जो हमारे माइंड ने हमें रियलाइज़ कराया कि अब नहीं कर सकते भाई रील स्क्रॉल तुम, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप देख भी रहे हो इमेज के अंदर, देख रहे हो ना, ये एक बिगुल बजा रहा है और सबको बुला रहा है और सारे लोग एक्शन के लिए तैयार हो जा रहे हैं बिल्कुल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर्स स्पीच वॉज अ क्लैरियन कॉल फॉर ऑल सिटीजन टू यूनाइट, जो लीडर की स्पीच है वो क्या है, क्लैरियन कॉल है सारे सिटीजन्स को यूनाइट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज अ क्लीन स्लेट, इट मीन्स अ सिचुएशन वेयर पास्ट मिस्टेक्स आर फॉरगटन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम नई शुरुआत करते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स को मिटाकर बिल्कुल ज़ीरो से फिर से शुरू करते हैं चीज़ों को, इसको बोलते हैं, एक पुरानी स्लेट है जैसे, जिस पर बहुत कुछ गलत लिख दिया था हमने, अब उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया, सारी गलतियाँ मिट गई, अब हम रेडी हैं फिर से उस पर कुछ ना कुछ लिखने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, आफ्टर द लीगल सेटलमेंट द कंपनी स्टार्टेड अगेन विद अ क्लीन स्लेट, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अपने पास्ट को भूलकर नई स्टार्टिंग करना, काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज अ क्लोज शेव, इट मीन्स अ सिचुएशन वेयर यू ओनली जस्ट अवॉइड एन एक्सीडेंट और डिजास्टर, एक ऐसी सिचुएशन हम जिसमें बिल्कुल बाल बाल बचते हैं, बिल्कुल नज़दीकी से बचाव होता है। इट मीन्स जैसे हमारा कोई एग्ज़ाम है और हम एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच गए हैं और अचानक से हमें याद आ जाए कि हमारा तो एडमिट कार्ड ही घर रह गया, अब क्या करें, अब तो हार्ट अटैक मोड ऑन हो गया बिल्कुल ही, एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट है और एडमिट कार्ड भी नहीं है। फिर गेट कीपर अचानक से बोल दे आपसे कि फ़ोन में है तुम्हारे एडमिट कार्ड, आप बोलो हाँ है, तो उसने एंट्री आपको दिलवा दे किसी तरह से प्रिंट आउट निकलवा के। तो ये जो सिचुएशन हो गई, ये क्या हो गई, या क्लोज शेव सिचुएशन, यहाँ पे आप बिल्कुल बाल बाल बचते हो और आप एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हो कि समहाउ आपको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जब कोई शेविंग करता है और ब्लेड स्किन के पास बिल्कुल बहुत क्लोज से निकल जाए बिना कट किए हुए आपको, यानी बिल्कुल नज़दीक से खतरे से आप बच जाओ, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज शेव, जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हो इस पिक्चर के अंदर। एग्जाम्पल, आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग वैन अ बाइक नियरली हिट मी। नेक्स्ट इडियम इज अ क्लोज बुक, यानी समथिंग और समवन कंप्लीटली अननोन और नॉट अंडरस्टूड एट ऑल, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अननोन, रहस्यमयी, मिस्टीरियस और अनजान हो, जिसको हम समझ ही ना सकते हो। हमारे स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कोई ना कोई क्लासमेट एक ऐसा होता है जिसको देखकर हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो बिल्कुल मिस्टीरियस शो होंगे आपको, स्कूल आना, काम करना, घर चले जाना, ना किसी से कोई बात करना, तो वो क्या हो गए, अ क्लोज्ड बुक, ऐसी बुक जिसको पढ़ा ही ना जा सके, बिल्कुल लॉक्ड, राइट। सो
एग्जाम्पल, हिज प्राइवेट लाइफ इज अ क्लोज बुक इवन टू हिज क्लोजेस्ट कलीग्स। उसकी जो प्राइवेट लाइफ है वो बिल्कुल क्या है, क्लोज्ड बुक है उसके बिल्कुल करीबी कलीग्स के सामने भी, यानी वो किसी को कुछ नहीं बताता, वो बिल्कुल अनजान बन के रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ कोक एंड बुल स्टोरी। मीन्स एन एब्सर्ड एंड अनट्रू स्टोरी, यानी बेसिर पैर की कहानी, झूठी और बेतुकी। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अ कोक एंड अ बुल बोथ आर सिटिंग ऑन द टेबल एंड अ पर्सन इज सरप्राइजिंगली वॉचिंग दैम। सुनने में एक बिल्कुल अजीब सी बात लग रही है, राइट। इसको कैसे समझ सकते हो, हमने होमवर्क किया नहीं और टीचर को 10 मिनट की कहानी सुना दी, एक्सक्यूजेस की। टीचर ने क्या बोला, स्टॉप दिस कोक एंड बुल स्टोरी। क्या कहा टीचर से हमने कि मैम काम किया था, नोटबुक घर भूल गए। काम किया था लेकिन दूसरी नोटबुक उठा लेकर आ गए हम, है ना। तो ये क्या होती हैं, अ कोक एंड बुल स्टोरी होती है ये, जिसके कोई सर पैर नहीं होते, हम सिर्फ बहाने बना रहे होते हैं, जो कि सुनने में ही बनावटी और झूठ लगते हैं। एग्जाम्पल, डोंट बिलीव हिम, ही इज़ जस्ट टेलिंग यू अ कोक एंड बुल स्टोरी। उसका यकीन बिल्कुल मत करो, वो तुम्हें सिर्फ एक बेसिर पैर की कहानी सुना रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ कॉग इन द मशीन, यानी अ स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम। एक बड़े से सिस्टम में एक स्मॉल सा पार्ट, ऐसे आप समझ सकते हो, यानी एक बड़े से मैकेनिज्म के अंदर एक स्मॉल सा पार्ट। ठीक है। इसको आप कैसे समझोगे, विदाउट मच इम्पोर्टेंस इंडिविजुअली, यानी एक ग्रुप है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, उसमें 5 लोग वर्क कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम है, लेकिन उसमें वर्क जो जेन्युइन कर रहे हैं वो सिर्फ 1 या 2 ही हैं। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देंगे हो जाएगा। मतलब सिस्टम का पार्ट तो सारे हैं, पर इंडिविजुअली वो क्या है, अ कॉग इन द मशीन। इंडिविजुअली वो क्या है, सिर्फ एक बहुत कम वैल्यू रखते हैं उस पूरे सिस्टम के अंदर, है ना। तो इसी तरह से एक बहुत बड़ी मशीन है, आप उसमें एक छोटा सा पहिया है, मशीन तो चलती रहेगी और आपका व्यक्तिगत जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है उस पार्ट के अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल, इन द जाइंट कॉर्पोरेशन ही फेल्ट लाइक जस्ट अनदर कॉग इन द मशीन। एक बड़े से कॉर्पोरेशन के अंदर उसे क्या फील होता है, जैसे कि वो क्या है, अ कॉग इन द मशीन है। नेक्स्ट, अ कोल्ड फिश मीन्स अ पर्सन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड अनइमोशनल। एक ऐसा पर्सन जिसको कोई फीलिंग शो नहीं करनी आती, बिल्कुल अनइमोशनल है, अनएक्सप्रेसिव है। ठीक है। जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ फिश जो कोल्ड फिश की तरह बिहेव कर रही है। एक ग्रुप है जिसमें बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है किसी का, और वहाँ एक दोस्त है जो खड़ा हुआ है साइड में, विदाउट एनी एक्साइटमेंट, विदाउट एनी हैप्पीनेस, विदाउट एनी इमोशन। तो बाकी दोस्त क्या कहते हैं, अरे भाई थोड़ा तो रिएक्ट कर ले, क्या बिल्कुल ही कोल्ड फिश बनेगा, थोड़ा तो हंस ले, अरे पाजी थोड़ा तो हंस भी लिया करो, इस तरह से। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, आवर न्यू सुपरवाइजर इज अ बिट ऑफ अ कोल्ड फिश, ही नेवर ज्वाइंस अस फॉर लंच। जो हमारा नया सुपरवाइजर है ना वो बिल्कुल कोल्ड फिश है, उसने कभी ज्वाइन नहीं किया हमें लंच के साथ में। ठीक है। तो ये हो गया कोल्ड फिश। नेक्स्ट, अ कॉपी कैट, अ पर्सन हु कॉपीज अनदर बिहेवियर और वर्क। एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल नकल करने में माहिर हो, आपके किसी काम की बिल्कुल नकल कर रहा हो। जैसे आप पिक्चर में देख भी रहे हो, एक बच्चा है वो काम कर रहा है, अपना एग्जाम लिख रहा है, और पीछे वाला क्या है, कैट, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर रहा है उसके काम को, है ना। यानी एक बिल्ली, एक कैट जो दूसरों की नकल कर रही है, जैसे एक छोटे बच्चे को दूसरे को देखकर बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ये सिचुएशन हम सब ने फील भी करी है अपने चाइल्डहुड में, और हमने इसको अप्लाई भी किया है, कई लोगों ने अप्लाई भी किया है। कैसे किया है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपका कोई दोस्त है, वो अपना पेपर लिख रहा है, आप बोलते हो कि भाई मुझे भी दिखा, बिल्कुल धीरे धीरे लिख, मैं तेरे में से क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तो मैं क्या बना हुआ हूँ, एक कॉपी कैट बना हुआ हूँ, राइट। एग्जाम्पल, यू आर सच अ कॉपी कैट, यू बॉट द एग्जैक्ट सेम फ़ोन एज माइन। तुम बिल्कुल ही कॉपी कैट हो, तुमने मेरे जैसा बिल्कुल सेम फ़ोन ले लिया है। ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड अ कॉपी कैट। Next is a couch potato. A couch potato means a lazy person who watches a lot of TV. यानी सपोज एक ऐसा पर्सन है जो पूरा दिन बस सोफे या बेड पर बैठा रहता है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ना कोई काम, सिर्फ टीवी देखना या फ़ोन चलाना उसका काम है। जैसे संडे को प्लान होता है कि कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, लेकिन पूरा दिन बस नेटफ्लिक्स या रील देखते हुए निकल जाता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, काउच पटैटो, आलसी व्यक्ति, दिन भर टीवी देखने वाला। एक आलू जो दिन भर सोफे पर पड़ा रहता है और बस टीवी देखता है, कोई शारीरिक मेहनत नहीं करता। अब
आलू से इसको क्यों रिलेट किया गया, पोटैटो ही क्यों, क्योंकि पोटैटो जो होता है वो राउंड राउंड होता है, और जब हम विदाउट एनी एक्टिविटी पूरे टाइम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं और देखते रहते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं आलू की तरह, है ना। सो एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज़ बिकम अ रियल काउच पोटैटो ड्यूरिंग द हॉलीडेज। मेरा जो भाई है वो रियल काउच पोटैटो बन जाता है अपनी छुट्टियों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्रीचर ऑफ हैबिट, इट मीन्स अ पर्सन हु ऑलवेज डज द सेम थिंग्स। एक ऐसा पर्सन जो रेगुलर बेसिस पे सेम रूटीन को फॉलो करता हो, ओके। मीन्स सेम टाइम पे चाय पीना, ठीक है, सेम टाइम पर सारे काम करना, सेम टाइम पर घर से निकलना, इस तरह की चीज़ें। अगर उसके रूटीन में कुछ भी चेंज हो जाए तो उसको क्या लगने लग जाता है, अनकंफर्टेबल वो हो जाता है बिल्कुल। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रूटीन का बिल्कुल पक्का हो। एक ऐसा जीव या क्रीचर जो हमेशा अपनी पुरानी आदतों के अनुसार ही चलता है, जैसे रोज़ एक ही रास्ते से ऑफिस जाना, ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। एग्जाम्पल, आई एम अ क्रीचर ऑफ हैबिट, आई कांट स्टार्ट माई डे विदाउट अ कप ऑफ टी एट 6 AM। मैं अपनी आदत का बिल्कुल पक्का इंसान हूँ, मैं नहीं स्टार्ट कर सकता अपना डे विदाउट अ कप ऑफ टी एट 6 AM, ओके। सो नेक्स्ट इज a cuckoo in the nest. It means an unwanted person in a group or place. एक बिन बुलाया मेहमान। अब कुकू से ही क्यों इसको रिलेट किया गया है, क्योंकि जो कुकू कोयल होती है वो अपने एग्स को दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में रख के आ जाती है, वो खुद उनको नहीं रखती अपने साथ में, है ना। तो अब जो दूसरे नेस्ट के जो बर्ड्स होंगे उनके लिए तो क्या हो जाएगा, कुकू इन द नेस्ट हो जाएगा, मतलब एक अनवांटेड पर्सन हो जाएगा, बिन बुलाया मेहमान, है ना। तो इसी तरह से जैसे एक ग्रुप है पीपल का, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और सबकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और अचानक से एक नया पर्सन उनके ग्रुप में एंटर हो जाए और बिल्कुल उनसे डिफरेंट हो और वो अच्छे से एडजस्ट भी ना कर पा रहा हो, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं अ कुकू इन द नेस्ट। एग्जाम्पल, आफ्टर द कंपनी मर्जर द न्यू मैनेजर फेल्ट लाइक अ कुकू इन द नेस्ट। कंपनी के मर्ज होने के बाद जो नया मैनेजर था उसको फील हुआ जैसे कि वो कुकू इन द नेस्ट हो, ओके। अ कट अबाउ, बेटर देन अदर सिमिलर थिंग्स और पीपल। दूसरे लोगों से या दूसरी चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा बेहतर होना। यानी आप सपोज करो कि बहुत सारी चीज़ें एक लाइन में रखी हुई हैं और एक चीज़ उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखी गई है, यानी वो क्वालिटी में जो है उन सबसे ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी है, तो इट मीन्स वो क्या है, अ कट अबाउ। अब हम मार्केट में फ़ोन लेने जाते हैं अपने लिए, है ना। फ़ोन लेने जब जाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, बहुत अच्छी सी क्वालिटीज़ का फ़ोन देखते हैं जिसका स्टोरेज बहुत अच्छा हो, जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो, तो हम क्या सर्च कर रहे होते हैं, कट अबाउ फ़ोन, राइट। एग्जाम्पल, दिस न्यू स्मार्टफोन इज़ अ कट अबाउ ऑल द अदर मॉडल्स इन द मार्केट। ये जो फ़ोन है स्मार्टफोन, ये बाकी मॉडल्स से क्या है, कट अबाउ है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट इज़ अ डैब हैंड एट समथिंग, मीन्स वेरी स्किल्ड एट समथिंग। किसी काम में बहुत ज़्यादा माहिर होना। याद कैसे करेंगे इसको, डैब का मतलब होता है टच करना, हल्का सा किसी काम को इतने अच्छे से उसमें माहिर होना कि उसको टच करते ही उसको परफेक्ट कर देना, यानी वो जो पर्सन है उस काम का क्या है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है ना। जैसे कि सपोज करो कोई पर्सन है जिसको कुकिंग बहुत अच्छे से आती है और वो हर डिश को इतना परफेक्ट बना देता है कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, अ डैब हैंड एट समथिंग। एग्जाम्पल, माई मदर इज़ अ डैब हैंड एट कुकिंग ट्रेडिशनल इंडियन डिशेज़। जो मेरी मदर हैं वो इंडियन ट्रेडिशनल डिशेज़ को बनाने में क्या है, अ डैब हैंड, ओके। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अ कुक इज लाइक अ मजिशियन फॉर दिस डिशेज, राइट। नेक्स्ट इज अ डैम्प स्क्विब, इट मीन्स समथिंग दैट फेल्स टू मीट एक्सपेक्टेशंस। कुछ ऐसा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस जैसा ना हुआ हो। अब पिक्चर में आप देख रहे हो एक बच्चा है जिसने बहुत बड़ा सा पटाखा खरीदा है, स्क्विब को बोलते हैं पटाखा, ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि बहुत अच्छे से बूम करेगा और बहुत सुंदर सा एक सीन उसको देखने को मिलेगा, लेकिन वो पटाखा क्या होता है, पानी में भीग जाता है। अब जब वो उसको जलाने गया तो उसमें से तो कोई आवाज़ ही नहीं आई, तो क्या हो गया, समथिंग दैट फेल्स टू मीट एक्सपेक्टेशन। उसकी एक्सपेक्टेशंस तो वहीं की वहीं रही, वो तो पूरी नहीं हुई। तो ये सिचुएशन क्या हो गई है, डैम्प स्क्विब, यानी वो धमाके का इंतज़ार कर रहा था लेकिन पटाखा तो फूटा नहीं, उम्मीद के मुताबिक उसका रिजल्ट नहीं मिला। एग्जाम्पल, द हाईली एडवर्टाइज मूवी टर्न आउट
टू बी अ डैम्प स्क्विब। एक ऐसी मूवी हम बहुत ज़्यादा फेवरेट हीरो की अपने देखने जा रहे हैं जो हमें बहुत ही पसंद है और उसकी सारी मूवीज़ हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब थिएटर में गए तो स्क्रिप्ट हमें समझ ही नहीं आई, पसंद ही नहीं आई, तो हमें क्या हुआ, ऐसा लगा कि हम क्यों ही आ गए, ये तो ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हो गई, डैम्प स्क्विब सिचुएशन हो गई, हमें नहीं आना चाहिए था। है ना, होता है ना ऐसा आपके साथ भी? कमेंट्स में बताना ज़रूर। नेक्स्ट, a damsel in distress means a young woman in need of rescue। एक ऐसी यंग वुमन, एक डैमजेल को बोलते हैं यंग वुमन, और प्रिंसेस जो किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई हो। अब आप कार चला के ड्राइव करके कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको एक स्कूटी पे एक फीमेल खड़ी हुई नज़र आती है, वो साइड में खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा होपलेस आपको नज़र आए, हेल्पलेस, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे रुकते हो और उनकी हेल्प करते हो। अ डैमजेल इन डिस्ट्रेस। तो इसको कैसे याद करोगे? पुरानी फिल्मों में, कहानियों में एक डैमजेल यानी राजकुमारी होती थी जिसको विलन पकड़ लेता था, और डिस्ट्रेस यानी मुसीबत के टाइम में उसको कौन बचाने आता था? हीरो बचाने आता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज ट्राइज टू एक्ट लाइक अ हीरो वेन एवर ही सीज अ डैमजेल इन डिस्ट्रेस। जो पर्सन है एक जिसकी बात हो रही है, वो कैसे एक्ट करता है? एक हीरो की तरह एक्ट करता है जब भी वो देखता है किसी डैमजेल को परेशानी में फंसे हुए। ओके। नेक्स्ट इज अ डेयर डेविल मीन्स अ रेकलेस पर्सन हु एंजॉयज टेकिंग रिस्क। एक ऐसा व्यक्ति जो जोखिम उठाना और खतरों से खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक बाइकर है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और खुश नज़र आ रहा है यहाँ पे एडवेंचरस इस मूवमेंट के लिए, जो कि रिंग ऑफ फायर के अंदर से अपनी बाइक को निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं ऐसे, जो बाइक स्टंट्स करने में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, और वो क्या बनना चाहते हैं? एक डेयर डेविल बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल, द यंग डेयर डेविल परफॉर्म सेवरल डेंजरस स्टंट्स ऑन हिज मोटरसाइकिल। एक यंग डेयर डेविल जो पर्सन था उसने क्या किए? बहुत सारे डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म किए अपनी बाइक पर। ओके। नेक्स्ट इज a dark horse. Dark horse means an unexpectedly successful person or competitor। एक छुपा रुस्तम या अप्रत्याशित विजेता। ये सिचुएशन ऐसे समझ सकते हो जैसे हम स्कूल टाइम में 10th और 12th में हमने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए थे। स्कूल टाइम में हमारे साथ में कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे जिनको देखकर आप ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये पढ़ने में अच्छे भी निकल सकते हैं, लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो उनमें से ही एक बच्चा क्या हो जाता है? टॉपर बन जाता है। तो वो क्या हुआ, बच्चे को क्या बोलोगे आप? अ डार्क हॉर्स। ठीक है, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये विन कर जाएगा एक दिन, या टॉपर बन जाएगा, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? अ डार्क हॉर्स। यानी घोड़े की रेस में एक ऐसा काला घोड़ा जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो जीत जाएगा, अचानक से सबसे आगे निकल गया। एग्जाम्पल, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड व्हेन द डार्क हॉर्स ऑफ द क्लास टॉप्ड इन द एग्जाम। ओके। नेक्स्ट इज अ डेयर डेविल मीन्स अ रेकलेस पर्सन हु एंजॉयज टेकिंग रिस्क। एक ऐसा व्यक्ति जो जोखिम उठाना और खतरों से खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक बाइकर है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और खुश नज़र आ रहा है यहाँ पे एडवेंचरस इस मूवमेंट के लिए, जो कि रिंग ऑफ फायर के अंदर से अपनी बाइक को निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं ऐसे, जो बाइक स्टंट्स करने में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, और वो क्या बनना चाहते हैं? एक डेयर डेविल बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल, द यंग डेयर डेविल परफॉर्म सेवरल डेंजरस स्टंट्स ऑन हिज मोटरसाइकिल। एक यंग डेयर डेविल जो पर्सन था उसने क्या किए? बहुत सारे डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म किए अपनी बाइक पर। ओके। नेक्स्ट इज अ डार्क हॉर्स। Dark horse means an unexpectedly successful person or competitor। एक छुपा रुस्तम या अप्रत्याशित विजेता। ये सिचुएशन ऐसे समझ सकते हो जैसे हम स्कूल टाइम में 10th और 12th में हमने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए थे। स्कूल टाइम में हमारे साथ में कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे जिनको देखकर आप ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये पढ़ने में अच्छे भी निकल सकते हैं, लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो उनमें से ही एक बच्चा क्या हो जाता है? टॉपर बन जाता है। तो वो क्या हुआ, बच्चे को क्या बोलोगे आप? अ डार्क हॉर्स। ठीक है।
जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये विन कर जाएगा एक दिन या टॉपर बन जाएगा, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, अ डार्क हॉर्स। यानी घोड़े की रेस में एक ऐसा काला घोड़ा जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो जीत जाएगा, अचानक से सबसे आगे निकल गया। एग्जाम्पल, everyone was surprised when the dark horse of the class topped in the exam. Okay. Next is a dead duck. Means someone or something destined to fail. कुछ ऐसा जिसका अनसक्सेसफुल होना पहले से ही तय हो. As you can see in this picture, a dead duck is lying on the road. याद करने के लिए आप देख सकते हो कि एक डक है जो कभी भी उड़ नहीं सकती है क्योंकि वो डेड है। डेड डक तो कभी भी नहीं उड़ सकती। यानी कुछ ऐसा प्लान जिसका पहले से ही अनसक्सेसफुल होना डेस्टिन्ड हो। ओके, यानी हमने कोई प्लान बनाया है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से वो कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, तो ऐसे प्लान को, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डेड डक प्लान। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट प्रॉपर फंडिंग देयर न्यू प्रोजेक्ट इज़ अ डेड डक। बिना किसी पूरी फंडिंग के जो उनका प्रोजेक्ट है नया वाला, वो क्या हो गया, डेड डक प्रोजेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अ डेड हीट मीन्स अ रेस और कॉम्पिटिशन एंडिंग इन अ टाई। यानी बराबरी का मुकाबला, एक ऐसी रेस और एक ऐसा कॉम्पिटिशन जो टाई पर ख़त्म हुआ हो। जब दो कॉम्पिटिटर फिनिश लाइन पर बिल्कुल एक साथ पहुंचते हैं तो उनमें डिफरेंस करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता। तो जो कॉम्पिटिशन है वो इतना हीट पर था कि रिजल्ट जो है वो लास्ट में क्या रहा, टाई रहा। कई बार हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं, कई बार चेस मैच देखते हैं, तो उनके अंदर लास्ट में क्या होता है, टाई हो जाता है ना। तो क्या होता है, प्राइज जो है उसको शेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स रेस एंडेड इन अ डेड हीट सो द प्राइज मनी वॉज शेयर्ड। ओके, नेक्स्ट इज a dead letter. Dead letter means a law or rule no longer followed or enforced. एक ऐसा नियम जो सिर्फ पेपर्स तक ही लिमिटेड रह गया हो, उनको इम्प्लीमेंट कभी किया ही ना गया हो। ओके, तो ऐसे रूल्स को हम क्या बोलते हैं, जिनको कभी फॉलो ही नहीं किया गया, अथॉरिटीज़ ने कभी उन पर कोई एक्शन ही ना लिया हो, तो ऐसे रूल्स को हम बोलते हैं डेड लेटर। या ऐसे कागज़ों को हम क्या बोलते हैं, डेड लेटर। एक ऐसा लेटर जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं और बेकार पड़ा हुआ है। जैसे पुराने जो लॉज हैं उनको आज के समय में कुछ लोग मानते नहीं हैं। एग्जाम्पल, मैनी ऑफ द ओल्ड ट्रैफिक रूल्स हैव बिकम अ डेड लेटर इन दिस सिटी। ओके, नेक्स्ट इज अ डेड लॉस मीन्स अ पर्सन और थिंग इज अ कंप्लीटली यूजलेस। बिल्कुल बेकार। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल लॉस में चला जाएगा, जिससे कोई हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा। सपोज आपने किसी से कोई हेल्प की एक्सपेक्ट की है, लेकिन ना तो वो आपके कभी काम आता है और ना ही आपको उससे कभी कोई हेल्प मिलती है, तो उससे कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, है ना। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, डेड लॉस। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू कंप्यूटर सिस्टम टर्न्ड आउट टू बी अ डेड लॉस फॉर द ऑफिस। जो नया कंप्यूटर सिस्टम था वो ख़राब था, इसलिए वो क्या बन गया ऑफिस के लिए, डेड लॉस बन गया, क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं हो पाया। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड अ पर्सन और थिंग दैट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। नेक्स्ट, अ डेड रिंगर। रिंगर मीन्स होता है घंटी बजना। मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अनदर। कई बार हम लोगों को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये तो मेरे दोस्त के जैसा दिखता है, अरे ये तो उस एक्टर जैसा नज़र आता है, होता है ना कि अरे ये तो बिल्कुल ही सेम है, ये वही तो नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसी के जैसा, किसी पर्सनैलिटी के जैसा, सेम फेस और सेम स्टाइल, और हमें डिफरेंस ही समझ नहीं आता उनको देखकर कि ये वही है या कोई और। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अ डेड रिंगर। याद रखने की ट्रिक क्या होती है, रिंगर का मतलब होता है घंटी बजना। जब किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं ना जो बिल्कुल सेम हमें लगते हो किसी की तरह, तो हमारे दिमाग में क्या बजती है, घंटी बजती है कि अरे ये तो बिल्कुल उसके जैसा नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डेड रिंगर फॉर हिज ओल्डर ब्रदर। ये बिल्कुल अपने भाई के जैसा, बड़े भाई के जैसा हूबहू हम शक्ल है। ओके, नेक्स्ट इज अ डायमंड इन द रफ मीन्स अ पर्सन विद गुड क्वालिटीज डिस्पाइट अ रफ एक्सटीरियर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हों लेकिन उनको पहचाना जाना भी बाकी हो। यानी एक हीरा, छिपे गुणों वाला व्यक्ति।
अब जब हीरे को किसी खदान से निकाला जाता है तो एक गंदे पत्थर के जैसा होता है, रफ दिखता है, लेकिन जब उसको तराशा जाता है तो उसकी चमक नज़र आती है। इसी तरह से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसको तराशे जाने की कमी है, यानी उसको एक्सपोजर्स देने की कमी हो गई हो। अगर उसको एक्सपोजर्स मिलें तो वो अपनी क्वालिटीज़ को शो भी कर पाएगा, राइट। वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा क्या है, क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं। लाइक अ डायमंड। एग्जाम्पल, द न्यू बॉय सीम्स शाय एंड क्वाइट बट ही इज़ अ डायमंड इन द रफ। ये जो नया बॉय है ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा शाय और क्वाइट है, लेकिन ये क्या है, डायमंड है इन द रफ। ओके, नेक्स्ट इज अ डाइम अ डजन मीन्स वेरी कॉमन और ऑफ लिटिल वैल्यू, मतलब ऐसा जिसके बहुत ही सस्ते दाम हो, कौड़ियों के भाव में वो बिक रहा हो। डाइम का मतलब होता है एक छोटा सिक्का जो अब चलता भी नहीं है, ऐसा छोटा सिक्का जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मतलब डजन में तो 12 होते हैं ना, उस डाइम के अंदर 12 थिंग्स आ रही हैं, इट मीन्स बहुत ज़्यादा सस्ता है ना। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इंडिया के अंदर बहुत सारी वॉचेज़ ऐसी होती हैं जो बहुत कॉस्टली होती हैं, लेकिन चाइना में अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ पे वो वॉचेज़ जो हैं वो कैसे बिकेंगी, अ डाइम अ डजन, यानी कम पैसों में भी आप उनको बहुत सारी क्वांटिटी खरीद सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, रियलिटी टीवी शोज आर अ डाइम अ डजन दीज डेज। अब जो टीवी रियलिटी शोज हैं आजकल के टाइम में क्या हो गए हैं, डाइम अ डजन हो गए हैं। बहुत कम अमाउंट देकर आप बहुत सारे वेब सीरीज, टीवी शोज, रियलिटी शोज देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डिश फिट फॉर द गॉड्स, यानी एक्सट्रीमली डिलीशियस फूड, इतना टेस्टी और डिलीशियस फूड जो कि आप गॉड को भी ऑफर कर सकते हो। हालांकि हम गॉड को कुछ ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमें ही देते हैं, है ना। लेकिन टेम्पल्स में आप देखते होंगे कि गॉड्स के लिए अलग से कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं जो बहुत ही प्योर तरीके से बनाई जाती हैं। तो ऐसा खाना जो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो, प्योर हो, उसको क्या बोलते हैं, अ डिश फिट फॉर द गॉड्स। एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर्स होम मेड खीर इज़ ट्रूली अ डिश फिट फॉर द गॉड्स। जो मेरी दादी के हाथ की बनी हुई घर की खीर है ना, वो ऐसी है, इतनी टेस्टी है, like a dish fit for the gods. Next is a dog and pony show. Means an elaborate but superficial presentation. Means दिखावटी प्रदर्शन या भड़कीला या खोखला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो एक कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, लेकिन उस कंपनी की जो वर्थ है वो कुछ भी नहीं है, और वो बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, लाइट्स होती है, म्यूज़िक, स्पीचेस, सब कुछ है वहाँ पे, ग्रैंड है सब कुछ, लेकिन एक्चुअल फोकस क्या है उसका, लोगों को इम्प्रेस करना, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेस करना। जैसे किसी पुराने सर्कस को हम देखें जहाँ पे डॉग है और हॉर्स यानी पोनी जो है वो करतब दिखा रहे होते हैं लोगों को लुभाने के लिए सिर्फ, और उसके पीछे कोई ठोस या असली जो उनका मोटिव नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है उनको। पीछे से क्या हो रहा है, फॉलिंग हो रहे हैं सेल्स उनके, यानी कंपनी जो वो लॉस में जा रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड अ डॉग एंड पोनी शो। Example, the company's new ad campaign was just a dog and pony show to hide their falling sales. Okay. Next is a dog in the manger. Means a selfish person who prevents others from using something. एक ऐसा सेल्फिश पर्सन ना किसी चीज़ को वो खुद यूज़ करेगा और ना ही दूसरों को करने देगा। ओके, इट मीन्स लाइक अ स्टूडेंट जिसके पास कुछ स्टडी के नोट्स हैं, वो उसके लिए रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो वेस्ट हैं उसके लिए, लेकिन अगर आप उससे वो नोट्स बोरो करना चाहते हो तो वो आपको भी क्या करेगा, डिनाई कर देगा, मना कर देगा, वो आपको नहीं देगा उनको, जबकि वो उसके काम के भी नहीं होंगे। तो वो क्या हुआ, अ डॉग इन द मैंजर हुआ, यानी एक बहुत सेल्फिश पर्सन हुआ जो ना तो खुद उनको यूज़ कर रहा है खुद पढ़ने के लिए, और ना ही वो आपको यूज़ करने दे रहा है, जबकि आपके तो यूज़ के हैं वो। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ डॉग लाइंग ऑन द ग्रास, जो कि इसका फूड है। ये जो बुल आपको नज़र आ रहा है इसके लिए तो फूड है, लेकिन जो डॉग है इस ग्रास के ऊपर लेटा हुआ है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये चारा है उसको और मैं उसको खाने दूँ, इसको अपने सोने से मतलब है। तो क्या हो गया, ये अ डॉग इन द मैंजर, यानी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया, जो कि उस बुल को भी या उस काऊ को भी उसका खाना खाने नहीं दे रहा है, सिर्फ सोने में बिजी है। एग्जाम्पल, स्टॉप बीइंग अ डॉग इन द मैंजर इफ़ यू आर्ट गोइंग टू प्ले विद द गेम, लेट योर ब्रदर यूज इट। यानी डॉग इन द मैंजर मत बनो, अगर तुम ये गेम नहीं खेल रहे हो तो अपने भाई को खेलने दो। ओके, नेक्स्ट इज
अ डॉग ईट डॉग मीन्स अ फेयर्सली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, जहाँ हर कोई एक दूसरे को पीछे करने में लगा हुआ हो। यानी आज के टाइम को अगर आप देखो तो हर एक फील्ड के अंदर कंपटीशन इतना टफ है कि हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए कुछ भी कर रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं? डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, यानी ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे हर कोई सक्सेस के लिए फाइट कर रहा है, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है और सब बस खुद से आगे बढ़ना चाहते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हो दो डॉग्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, और एक बोन के लिए लड़ रहे हैं। और बोन के लिए वो इस तरह से लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को खाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो इस एनवायरनमेंट को हम बोलेंगे अ डॉग ईट डॉग। Example, in the fashion industry, it's a dog eat dog world where only the strongest survive. फैशन इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, लाइक अ डॉग ईट डॉग, वेयर सिर्फ एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंडस्ट्री ही सर्वाइव कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। इट मीन्स अ मैसी और बैडली डन थिंग। मीन्स सपोज़ आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और एंड तक पहुंचते पहुंचते फाइल्स को अरेंज करते करते सब कुछ इतना मैस्ड अप और कंफ्यूजिंग हो गया है, लाइक अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। क्योंकि जब एक डॉग ब्रेकफास्ट करता है तो वो सब कुछ फैला देता है, कहीं पर मिल्क, कहीं पर ब्रेड, कहीं पर कुछ, इस तरह से सब कुछ बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना। तो इसी तरह से सब कुछ मैस्ड अप हो जाना उस प्रोजेक्ट के अंदर इज कॉल्ड अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राइड टू रिपेयर द वॉच माई सेल्फ बट आई मेड अ डॉग्स ब्रेकफास्ट ऑफ इट। मैंने अपनी वॉच को खुद से रिपेयर करने की कोशिश की और सब कुछ क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया। क्या हो गया? डॉग्स ब्रेकफास्ट हो गया मेरे लिए। ओके, नेक्स्ट इज अ डॉग्स लाइफ मीन्स अ मिजरेबल एंड डिफिकल्ट एग्जिस्टेंस। इट्स लाइक अ वेरी वर्स्ट सिचुएशन। ओके, एक दयनीय जीवन जिसमें बहुत ज़्यादा कष्ट से जीवन जीना पड़ रहा हो किसी को। जैसे कि आप एक डॉग की लाइफ को देखते हो, उसका ना खाने का कोई ठिकाना, ना सोने का कुछ पता, ना बारिश ना गर्मी का कोई ठिकाना उसका होता है। इसी तरह से अगर कोई पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा संघर्ष अपनी लाइफ में करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं, उसकी लाइफ फुल ऑफ सोरो है, दुख से भरी हुई है, मतलब काम ही काम वो किए जा रहा है, कोई सक्सेस रेट बिल्कुल ज़ीरो है, तो इस तरह के पर्सन को हम क्या कहेंगे कि उसकी लाइफ कैसी है? डॉग्स लाइफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग 14 आवर्स अ डे फॉर एवरी लो पे इज़ रियली अ डॉग्स लाइफ। किसी भी पर्सन के लिए 14 आवर्स कंटिन्यूस काम करना बिल्कुल लो वेजेस पे क्या है? डॉग्स लाइफ है, क्योंकि वो सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पा रहा है उस सिचुएशन में, राइट। अ ड्रेसिंग डाउन मीन्स अ सिवियर स्कोल्डिंग, यानी एक ऐसी डांट जो बहुत तेज़ी से लगाई जा रही हो, बहुत ऊंची आवाज़ में किसी ने आपको डांट दिया हो, उसको क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग डाउन। मीन्स आपने डेडलाइन से पहले कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया और बॉस ने आपको क्या किया? ड्रेसिंग डाउन, यानी बहुत तेज़ी से डांट दिया। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अ बॉस इज स्कोल्डिंग the employee means dressing down the employee. Okay, example, the captain gave the players a severe dressing down after they lost the match. मैच हारने के बाद जो कैप्टन है उसने अपने प्लेयर्स को क्या किया? ड्रेसिंग डाउन, यानी बहुत तेजी से डांट दिया। ओके, नेक्स्ट इज अ ड्राई रन। अ ड्राई रन मीन्स अ प्रैक्टिस और रिहर्सल, यानी कि किसी काम को फाइनली करने से पहले उसकी जो रिहर्सल की जाती है, जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे से पहले जो रिहर्सल की जाती है झांकियों की, है ना, क्योंकि वो फाइनल रन तो नहीं होता, वो एक ड्राई रन होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फायर फाइटर्स जो हैं आग को बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं? ड्रिल्स कर रहे हैं, जस्ट एक मॉक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो कि उनके ट्रेनिंग का पार्ट है। ओके, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस मॉक टेस्ट को हम क्या बोलेंगे? ड्राई रन, क्योंकि हम उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो पूर्वाभ्यास या असली काम से पहले का जो प्रैक्टिस आप करते हो वो। एग्जाम्पल, वी नीड टू डू अ ड्राई रन ऑफ द प्रेजेंटेशन बिफोर वी शो इट टू द क्लाइंट्स। किसी भी प्रेजेंटेशन को
क्लाइंट्स के सामने शो करने से पहले उसका क्या ज़रूरी है? ड्राई रन इज़ इम्पोर्टेंट. ओके. नेक्स्ट इज अ डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म मीन्स लुकिंग एक्सट्रीमली अनहैप्पी और डिजेक्टेड. यानी बुझा हुआ या निराशा वाला बिल्कुल चेहरे पे बिल्कुल निराशा हो जाना. जैसे आपको ये डक नज़र आ रही है थंडर स्टॉर्म के अंदर, बहुत ज़्यादा शोरों में है, दुख में है और निराश है. यानी कि आंधी तूफान के अंदर वो फंस गई है और थक कर बस मरने ही वाली है. इतना उदास और बेबस वो हो चुकी है कि जैसे उसने बिल्कुल हार ही मान ली हो. ऐसा हम ऐसे सपोज कर सकते हैं कि कोई पर्सन है और प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है वो. उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा हो. तो उस पर्सन के लिए, उस पर्सन की जो सिचुएशन है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? लाइक अ डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म. एग्जाम्पल, आफ्टर फेलिंग द इंटरव्यू रोहन सैट देयर लाइक अ डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म. इंटरव्यू में फेल होने के बाद रोहन ऐसे बैठा था जैसे डाइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म. ओके. नेक्स्ट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स अ फ्रेंड ओनली इन गुड टाइम्स. कुछ ऐसे दोस्त जो सिर्फ सेल्फिश होते हैं और हमारे अच्छे टाइम में हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो बिल्कुल हमारे साथ नहीं होते, वो चले जाते हैं हमें छोड़कर, स्पेशली इन फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है. तो ऐसे दोस्तों को क्या बोला जाता है? अ फेयर वेदर फ्रेंड. जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वो साथ होते हैं, फन करते हैं, आउटिंग्स करते हैं, गुड टाइम स्पेंड करते हैं. लेकिन जैसे ही आप प्रॉब्लम में आए वो धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं. तो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स. फेयर वेदर मीन्स जब मौसम सुहावना होता है तो साथ घूमना चाहते हैं और जैसे ही तूफान आया तो गायब हो जाते हैं. ऐसे दोस्त आपके अच्छे दिनों में साथ रहे हैं. ठीक है, उनको बोलते हैं वेदर, फेयर वेदर फ्रेंड्स. एग्जाम्पल, आई थॉट ही वुड हेल्प मी बट ही टर्न आउट टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड. नेक्स्ट इज अ फार क्राई फ्रॉम. इट मीन्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम. यानी ज़मीन आसमान का अंतर होना किसी चीज़ में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्या किया, आपने ऑनलाइन एक ड्रेस देखी जिसको आपने ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब वो ड्रेस आपको रिसीव हुई तो वो ऑनलाइन देखी हुई ड्रेस से बिल्कुल डिफरेंट थी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था. ठीक है. याद रखने के लिए आप देख सकते हो, आप एक जगह पर खड़े हुए हो, बहुत दूर से कोई चिल्ला रहा है. ठीक है. लेकिन आपके और उसके बीच में क्या है? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है. यानी दो चीज़ों के बीच में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अ फार क्राई फ्रॉम. इसको आप कैसे देख सकते हो? इलेक्शंस की सिचुएशन से रिलेट करके देख सकते हो. प्रोमिसेस कुछ और किए जाते हैं, रियलिटी कुछ और होती है ना. फॉर एग्जाम्पल, द रियलिटी ऑफ द जॉब वॉज अ फार क्राई फ्रॉम वट वॉज प्रोमिस्ड इन द इंटरव्यू. इंटरव्यू के टाइम पे जो प्रॉमिस किया गया था उससे बिल्कुल अलग थी रियलिटी जो जॉब की थी. ठीक है. तो ये सिचुएशन को हम बोलते हैं अ फार क्राई फ्रॉम. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास. अगर आपको ईडियम्स ईजी और इंटरेस्टिंग लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आज का सबसे फेवरेट ईडियम आपका कौन सा था. And yes, in next class, we will cover more such interesting idioms. So stay tuned. Bye bye.